हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम 2000 जो आपका 24 में होना है, आप अपनी तैयारी मान के चलिएगा। आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में होना जो है प्रस्तावित होगा। इसी को मान के चलिए, आपके पास समय जो है तैयारी के लिए जो है भरपूर है। आप अच्छी तैयारी करते रहिए। तो मेक आईएएस संस्थान के द्वारा हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। जितने भी टेस्ट आ रहे हैं उनका शेड्यूल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कौन सा टॉपिक जो है होगा, कौन सा टेस्ट इस नंबर का होगा। telegram@UPPCS किंगडम। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बेसिकली जो है यहाँ पर आर्टिकल दे रखे हैं और उनका मिलान करना है। पहला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, आप जानते हैं फंडामेंटल राइट का है। 23 से 24 में बात की गई है। 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, कारखानों आदमी बच्चों के काम से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। यहाँ पर मिलान कर लो। ए का 3 है, बी का 2 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। तो 3124 3124 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 36 से 51 तो यानी 35 तक, तो 12 से 35 जो है भाग 3 में दिया गया है, मूल अधिकार से संबंधित। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आपका 12 है, यहाँ पर राज्य की परिभाषा की बात की गई है। तो इसके अनुसार जो राज्य हैं निम्नलिखित होंगे जो कि शामिल हैं, जैसे कि संघ सरकार के जो विधायी और कार्यकारी अंग होंगे, यानी भारत सरकार और भारतीय संसद, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्य सरकार के जो विधायी और कार्यकारी अंग हो जाएंगे, राज्य सरकारें हो जाएंगी, और विधानसभा और राज्य विधान परिषद हो जाएंगे। और सभी जो स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है ना, जिला पंचायत, मंडल है, ग्राम पंचायत, ये सभी राज्य में सम्मिलित होंगे। तो लोकसभा है, राज्य विधान परिषद है, ग्राम पंचायतें होंगी, संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब दिख रहा पूरा। चलिए, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में पहला है कि यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली जो भी विधियां होंगी वो वाइड हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। यानी कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है, यदि जो आपका यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिना परिवर्तन के वो कानून बनाना चाहिए आपको। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रहरी बनाता है, बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 13 आपका क्या है, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। जो भी कानून अगर बनाओ, यदि आप मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां कोई अगर बनती हैं तो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला नंबर 4 है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा सही है। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विधि के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, जो कि ब्रिटिश से ली गई है। विधि के समान संरक्षण की जो बात की गई वो अमेरिकी संविधान से ली गई, अमेरिकी से। तो ये दूसरा आपका गलत है। विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटिश मूल का है, न कि जो है विधि की समान संरक्षण, ये कहाँ के, अमेरिका की। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सही होगा आपका, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर है 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध करता है। तो 5 है बेसिकली RR CSP, ठीक है। तो आपका जो रिलीजन है, रिलीजन हो गया यानी धर्म के आधार पर है। रेस हो गया आपका मूलवंश। कास्ट है जाति के आधार पर। सेक्स है यानी लिंग के आधार पर। पी है प्लेस ऑफ बर्थ है, जन्म स्थान के आधार पर। 5 बातें हैं, इनके आधार पर जो है संविधान में कहा गया है, इसके आधार पर जो है आपकी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला यानी पहला हो गया धर्म के आधार पर, जन्म है और लिंग है, यानी 1, 2, 4 कहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है, और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा डी पूछ लिया, सब आर्टिकल पूछ लिए। तो आर्टिकल 16 आप जानते हो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। 16(1) में जो है वो
राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी, ये बात कही गई है। दूसरे में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म मूलवंश, यानी जो आर्टिकल 15 दिए गए हैं उसके आधार पर, कि धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास, किसी आधार पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तीसरी जो बात बताई गई, तो तीसरे सब आर्टिकल में कहा गया है कि अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। चौथी बात यहाँ पर लिखी गई है, तो चौथी बात वही है आरक्षण से संबंधित, नियुक्तियां पदों के आरक्षण से संबंधित है। तो नियुक्ति और पदों संबंध आरक्षण से बात कर रहा है ये। तो जैसे कि अब अलग अलग स्टेट में ओबीसी का, अपने यूपी में देखोगे 27% कोटा है ओबीसी का, तो राज्य सरकार ही है अंतर्गत, है ना। छूट कितनी है, 5 साल की मिल जाती है छूट ओबीसी को। अब सेंटर में देखोगे तो उसका 3 ही साल छूट है। तो ये सब बातें बताई गई हैं, तो राज्य की पर है वो। अब राज्य सरकार बना दी, अब तुम यही पढ़ते हो आप परिवर्तनीय है कि नहीं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आपका परिवर्तनीय नहीं है। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हमारे मूल अधिकार में तो कहा गया है कि जो है जाति के आधार पर किसी साथ भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन डीपीएसपी में जो है राज्य सरकार चाहती है तो आरक्षण दे नहीं देती है। तो यही बात है। तो यहाँ पर चौथी बात बताई गई है आपको आरक्षण से संबंधित। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर 16(4) होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला कथन दिया है दोस्त कि भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता जो आपका है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 17 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, तो डेफिनेशन बिल्कुल नहीं दी हुई है। वैसे अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, जैसे कुछ जातियों में जो है जन्म लेने के कारण कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाई गई सामाजिक नियोक्ता से है ना। पहले हुआ था कि इस जाति की इसमें कुआं में पानी नहीं भर सकते, जो बड़े लोग हुआ करते थे थोड़ा ऊंची जाति के, तो इस तरह। तो ये सब बातें अब जो है संविधान के अनुसार क्या है, अपराध है, दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो डेफिनेशन नहीं दी हुई है, बाकी ये लिखा है अस्पृश्यता है, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। केवल और केवल एक सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला है आर्टिकल नंबर 18 संबंधित आपको बताना है कौन सा सही है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल से बात की गई है, यानी उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित, उपाधियों का अंत से संबंधित आर्टिकल 18। पहला है कि यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उनको सैन्य या शैक्षणिक विशेषताओं को छोड़कर कोई भी उपाधि देने से रोकता है। तो जो विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने में क्या है, सक्षम से रोकता है। दूसरी राज्य के अनुसार बताया गया कि राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास की पद पर आसीन कोई विदेशी या राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं कर सकता। तो आपको विदेश से कोई उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से बिना अनुमति के आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात आपकी सही है, पहली भी सही है। साथ ही जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना न तो कोई नागरिक और न ही राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर रखने वाले विदेशी नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन उपाधि लेने या वेतन पर यह पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आप जानते ही हो जैसे कि राजा, महाराजा, ये सब अपने नाम के आगे जो है आप नहीं लगा सकते हैं। ये वंशानुगत जो उपाधियां इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है इसी के तहत, आर्टिकल नंबर 18 के तहत। इसके अलावा जैसे कि आप कोई लिखता है भारत रत्न, है ना, पद्म विभूषण, यानी मान जैसे कि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी, भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह लिखा जाता है। तो जैसे कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इनको जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि इनमें भी जो है नाम की इधर उधर आप नहीं लगा सकते, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब आपने कहीं स्वयं कमाई है, विद्या अर्जन किया है, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर, तो आप लगा सकते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा दोस्त। 9वां नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(a) के तहत वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है इसके तहत जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, शांति का अधिकार है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के तहत आ जाता है। ठीक है, हड़ताल दिया है तो हड़ताल की बात नहीं है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, क्योंकि आप शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसमें हड़ताल की बात नहीं की, हड़ताल शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19(1) में प्रतिबंध के आधार पर। तो स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी तो है, लेकिन जो है कुछ ग्राउंड है जिनके आधार पर जो है प्रतिबंध किया जा सकता है।
आप जो भी कुछ बोलना है बोलो, लेकिन जो भारत की एकता और संप्रभुता है उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। हम न्यायालय ने कुछ निर्णय दे दिया, अब उस पर आप बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो उसके विरुद्ध, तो न्यायालय की अवमानना भी जो है नहीं करनी चाहिए आपको। आप कुछ भी बोले जा रहे हो जिससे कि वो समाज में जो है वो लोग जो है वो मतलब लोगों को उकसा रहे हो, तो यहाँ पर लिखा किसी अपराध में संलिप्तता या उकसाना, ये भी आप नहीं कर सकते, इस पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। यानी जो भी आपको स्पीच एक्सप्रेशन संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही करना है। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, तो ये इसी पर भी प्रतिबंध है। आपका नैतिकता की स्थापना है, तो यहाँ पर जो है आपका सभी के बिहार पर जो है वो प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यदि आपातकाल का आधार क्या है? तो अनुच्छेद जो 358 है, तो ये ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता, सस्पेंड हो जाता बता रहा है। तो आप जानते हो अनुच्छेद 352 है वो आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो कि आपातकाल की घोषणा जब की जाती है इसके तहत, तो 358 के अनुसार 19 जो आर्टिकल है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। और ये बात बताई गई जो निलंबन की कि आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 का रहा है। इसके तहत कहा गया कि अनुच्छेद 19(1) में जो उल्लेखित है स्वतंत्रता, उनको सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की जो घोषणा है वह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो। तो यहाँ पर बाह्य आक्रमण दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा, केवल और केवल एक। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समाविष्ट किया गया है। लाइफ एंड लिबर्टी है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई 21 में माफ कीजिएगा। तो 21 में जो है क्या क्या सम्मिलित हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, 2-3 दी गई हैं, जैसे कि विदेश यात्रा का अधिकार है ना, तो जीवन जीने का अधिकार में भी आ जाएगा आपका। विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, नींद का अधिकार रहेगा आपके पास, एकांतता का अधिकार रहेगा आपके पास। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत सारी बातें हैं। त्वरित सुनवाई का अधिकार हो सकता है ना। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार आपके पास है। आश्रय का अधिकार है, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है। ये सब बातें जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है वो बताई गई हैं। महिलाओं से संबंधित अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार या चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, ये सब बातें हैं इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1 2 3। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ये प्रावधान इसीलिए ही किया गया है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित जो है वो ना कर सके। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं बताई गई हैं। आर्टिकल 20 का जो सब आर्टिकल 1 है, इसके तहत कहा गया है कि जो भूतलक्षी दंडिक विधियों से उनको संरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं, यह कार्य करने के समय लागू विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई जो विधि है उसके अनुसार नहीं। साथ ही इसके साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो दंड प्रस्तावित करती है, किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। मान लीजिए अब 2014 रहा है, उस समय तक जो कानून रहा है उसकी सज़ा, कोई गलत व्यवहार आपने किसी के साथ किया, उसकी सज़ा जो थी वो 6 महीने थी जेल की। मान लीजिए अब 2015 आता है और कानून में जो है चेंज कर दिया जाता है, इस सज़ा को बढ़ाकर 7 कर दिया जाता है या 10 कर दिया जाता है। तो 2014 में इसने अपराध किया है, तो 2015 वाला जो कानून अप्लाई नहीं होगा, 2014 के हिसाब से ही उसे दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 क्या है? दोहरे दंड से उसको संरक्षण मिलता है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक जो है बार जो है वो अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। तीसरी बात कही गई दोस्त कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगा। ये बात आर्टिकल 22 में है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? इन सब आर्टिकल 1 जो 20 का है, तो 20 की 3 बातें हैं मुख्यतः। पहला ये है कि जो है जो कानून है पहले उसी के समक्ष जो अपराधी के लिए दंड है वही कानून अप्लाई होगा। पहले बाद में बने हुए कानून के हिसाब से आपको दंड नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि आपने कृत्य पहले किया है, बाद में जो है कानून बना है। दूसरी बात है कि एक ही अपराध के लिए आपको जो है एक ही बार जो है वो दंडित किया जाएगा। तीसरी बात है कि अपने विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण मिलेगा आपको। तो किसी अपराध के लिए जो है अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
तो 3 बातें हैं मुख्यतया। अब जैसे आपको पुलिस उठा ले गई, आपने कोई कृत्य किया, आपके दबाव बनाकर जो है आपको गवाही के लिए तैयार, लेकिन आप कोर्ट में जाएंगे, आप बोल देंगे कि दबाव बना दिया, तो पुलिस के सामने दी गई गवाही जो है मान्य नहीं होती। तो 3 बातें हैं मुख्यतः। यहाँ पर आइए देखिए क्या पूछा गया है। 20 के हिसाब से आपको बताना है। पहला है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, तो ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 है, तो 20(3) हो गया ये भी बात आपकी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल 20 से संबंधित नहीं, आर्टिकल नंबर 22 से संबंधित है ये, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 22 जो है 20 से संबंधित पूछा गया है। तीसरी बात बताइए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार, ये भी आर्टिकल नंबर आपका 22 है। तो केवल और केवल एक ही कथन आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान नहीं करता है। जब आप नहीं कर देंगे तो यहाँ पर आपका आर्टिकल दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा पहला ही प्रदान करता है 20 के तहत। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। 2 और 3 जो है वो नहीं है। 14 नंबर है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, को कथन और दूसरा कारण कहा गया है। कथन है कि भारत में जो बंधुआ मजदूरी है समाप्त करने के लिए वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। ये पहला कथन आपका सही है। यहाँ पर कारण बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है, इसलिए किया गया था अधिनियम लागू। तो यहाँ पर जो है जो कारण बताया गया है लागू करने का वो गलत है, बाकी बातें तो सही हैं कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर का स्पष्टीकरण ए का नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। तो आर्टिकल नंबर 25 या 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 25 के अनुसार देश के जो प्रत्येक नागरिक हैं इनको किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ पर जो दोनों बातें लिखी गई हैं, देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने प्रचार करने का अधिकार है, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दोनों की दोनों बातें सही है, ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में सम्मिलित क्या है। तो आर्टिकल 30 जो संबंधित है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उससे संबंधित है 30 नंबर आर्टिकल। इसमें ऐसे प्रावधान जो है शामिल हैं जो कि समानता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करना है। तो यहाँ पर पहली जो बात बताई गई है वो ये है कि सभी अल्पसंख्यकों चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उनके पास होगा। साथ ही दूसरी बात इसमें बताई गई कि जो अल्पसंख्यक समूह है इनके द्वारा जो स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान है उसकी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है। अगली बात कही गई है कि सरकार को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो। तो चाहे वो भाषा हो चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, तो केवल भाषाई केवल धार्मिक, तो यहाँ पर दोनों की बात की गई, दोनों भाषाई हो या धार्मिक। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जो रिट जारी की जा सकती है। तो मैंडमस के बारे में बताया गया है। तो मैंडमस जो है यानी परमादेश जो है इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि हम आदेश देते हैं, यानी यह जो रिट है ये तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों या संवैधानिक दायित्वों को करने में असफल रहता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह न केवल सार्वजनिक संस्थाओं अपितु जो अधीनस्थ न्यायालयों हैं इनके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो अधीनस्थ न्यायालय हो जाए इनके विरुद्ध हो गया, सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध हो गया, और किसके विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती है रिट, तो निजी जो व्यक्ति या इकाई है उनके विरुद्ध। साथ ही जो संविदात्मक, इसके अलावा जब कर्तव्य आपका विवेकानुसार हो तो तब भी आप जारी नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल, इनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 और 3, 1 और 2 ही आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, प्रतिषेध प्रोविजन के बारे में है। तो प्रोविजन जो रिट है, प्रोविजन रिट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा सही है। तो जो प्रतिषेध रिट है ये केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक
कारणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है ना। ये सार्वजनिक निकाय या विधायी निकाय या निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होती है रिट। तो यहाँ पर पहला लिखा गया रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है, तो ये गलत है। इसके लिए जो रिट है वो प्रतिषेध नहीं है, कोवारंटो है, यानी कि जो अधिकार परीक्षा रिट है उसके लिए जारी की जा सकती है। दूसरा है कि यह रिट केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो प्रतिषेध इसीलिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, तो केवल और केवल यहाँ पर 2 सही होगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कितने युग्म जो है वो सम्मिलित है। आर्टिकल 19 यहाँ पर बताया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषय को कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित। आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है, तो ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 24 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध से संबंधित बताया जा रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल नंबर 23 है। 24 में जो है वो जो कारखाने हैं उनमें सब में आदि में जो है बालकों की नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है 24 में, तो ये 23 से संबंधित है, तो ये आपका मिलान गलत है। अनुच्छेद 26 में बताया गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर पहला सही है आपका, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कितना युग्म सही हो गए आपके? 3 युग्म आपके सही हो रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आपको मालूम होना चाहिए 5 आर्टिकल नंबर रट मारो। आर्टिकल नंबर 15 है, 16 है, 15 16 हो गया आपका, और 19 हो जाएगा, और 29 है, और 30 है। आर्टिकल 15 जो कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस विधान पर। 16 नंबर जो आर्टिकल है इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई। 19 नंबर है वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषय अधिकारों का संरक्षण है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 नंबर जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधित है। 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को ही। बाकी जो भी आर्टिकल हैं वो दोनों को हो जाते हैं, चाहे भारतीय हो या विदेशी हो। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल नंबर 14 ले लो, कोई आतंकवादी जो पकड़ लिया जाता है उसका भी मामला जो है अपने इंडिया में चलता है कोर्ट में, अपराधी है कि नहीं है ना, सब चलता रहता है कोर्ट में। तो आर्टिकल 14 आपका दोनों को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 1 2 4 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब आर्टिकल 19 भारतीयों को ही प्राप्त है। अब कोई बाहर ही आकर वो बकबकाए यहाँ पर, तो बोलने की आज़ादी केवल अपने यहाँ भारत में जो है भारतीयों को। आगे देखते हैं दोस्तों, बाकी 19 के तहत बहुत सारी हैं, जैसे कि तुमको घूमने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी निवास कर सकते, कोई विदेशी आगे कहीं थोड़ी बस सकता है, लेकिन आप भारतीय हैं तो कहीं भी आप जा सकते हैं, बस सकते हैं। आर्टिकल 19 में 6 बातें बताई गई, जैसे कोई निवास करने का अधिकार आपको है, लेकिन वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आदिवासी रीजन है तो वहाँ नहीं निवास कर सकते आप। चलिए जब डिटेल में आप पढ़ेंगे, पॉलिटी क्लास लेंगे तो बताएंगे। चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों, और बताना है कौन सा सही होगा। पहला है कि मौलिक अधिकार के रूप में जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल नंबर 19 में निहित है, जो कि गलत होगा। 19 नहीं, कौन सा आर्टिकल 21 हो जाता है, तो पहला ये गलत है। न्यायमूर्ति के एस पुत्तास्वामी और बनाम भारत संघवाद में उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने निजता की अधिकार मौलिक अधिकार माना था, निजता के अधिकार को। तो राइट टू प्राइवेसी को जो है न्यायमूर्ति के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला रहा है, तो उस केस में जो है इस राइट टू प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के तहत माना गया था। तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि 19 की जगह 21 होता तब ये सही हो जाता है, इसलिए केवल और केवल दूसरा ही आपका सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व, पहला कथन है इसके बारे में कि इसका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डीपीएसपी बिल्कुल सही है। इन्हें वैधानिक जो है वो शक्ति प्राप्त है, तो वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त, क्योंकि इनको जो है न्यायालय के द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जा सकता, यानी नीति निदेशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वहीं पर मूल अधिकार आपका है, तो कानून जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है आपका, तो इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? केवल और केवल एक, ऑप्शन डी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की भाग 4 के संदर्भ में यानी डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही बताना है। पहला है कि डीपीएसपी में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। तो राज्य का अर्थ ही वही होगा,
तो ये आर्टिकल नंबर भाग 3 में जो आर्टिकल 12 है वहाँ पर बताया गया राज्य की परिभाषा। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये आपका सही है। जबकि मूल अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, लेकिन ये टीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है, पहला भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक कारण दिया हुआ है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 जो का है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बंद करता है। 39A बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कारण बताया गया कि भारतीय संविधान इसका अनुच्छेद जो 43V है जो कि सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है दोनों की दोनों जो बातें हैं कथन सही है, और जो कारण लिखा ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि जो भारतीय संविधान का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बंद करता है, इसका कारण ये नहीं है कि जो सरकारी समितियां उनके ऐच्छिक गठन संबंधित होना। तो ये और दोनों सही है, लेकिन कथन कारण स्पष्टीकरण नहीं, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो जो अनुच्छेद जो 41 है वो राज्य के नीति तत्व में दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य जो है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करेगा। तो ये अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन करने की निर्देशित करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के संगठन से। इसके अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करेगा। ये कथन आपका सही है। तो पहला हो गया गलत, क्योंकि आर्टिकल 40 में बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सही होगा। तो केवल और केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बने। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तो ये कथन है केटी शाह का। किसका? केटी शाह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। वहीं पर BR अम्बेडकर का क्या कहना था नीति निर्देशक तत्व के बारे में? तो इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का जो बहुत बड़ा मूल्य है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन इन्होंने भी कहा था नीति निर्देशक तत्व की जो निदेशक तत्व है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। VN राव का कहना था कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको युग्मों पर विचार करना है। अनुच्छेद नियम से संबंधित विषय है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित है? जैसे कि अनुच्छेद 41 है, यहाँ पर काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का उपबंध की बात की गई है। ये गलत है, क्योंकि 41 अभी पढ़ के आ रहे हो कि राज्य जो है कुछ मामलों में जो है काम है, शिक्षा है और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करेगा, सुनिश्चित करेगा। जो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का उपबंध करना है, ये आर्टिकल नंबर आपका वो 42 है। किसमें बात की गई? 42 में। प्रसूति सहायता का उपबंध की बात की जाए तो ये आपका इसी में आ जाएगा आर्टिकल नंबर 42 में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा केवल और केवल दूसरा सही होगा, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A, तो आर्टिकल नंबर 43A में यहाँ पर बात की गई है कि जो 43A है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि आर्टिकल 43A से संबंधित हैं ये सारी जो बातें लिखी गई हैं। पहली बात यह है कि ये जो आर्टिकल है 43 है ये राज्य को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करता है। बिल्कुल सही है। इस प्रावधान को 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। इस बात को ऐड किया गया था संविधान संशोधन करके आर्टिकल नंबर 43A। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29 है, सूची 1 और सूची 2 दी रखी है। अनुच्छेद नियम से संबंधित प्रोविजन है, यहाँ पर बताना है, सही उत्तर आपको चुनना है। कोड कौन सा सही होगा मिलान करना। जैसे आर्टिकल नंबर 44 है तो ये नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करेगा, है ना। समान सिविल संहिता हो गया आपका 44। तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 यहाँ पर ए में है और बी में है, तो ये अपने आप गया। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखो डी का 4 है, देखो किस तरह का, तो डी का 4 है तो डी का 4 होगा ही होगा, क्योंकि इन्हीं में दोनों में से है, तो डी का 4 आपको याद ही नहीं करना है, ऐसे मिला लो आप, डी का 4 होगा ही होगा किसी भी हाल में, क्योंकि इन्हीं दोनों में से हो सकता है, दोनों में डी का 4 दिया है। आर्टिकल नंबर 45 जो कि बहुत ईजी है, जैसे आर्टिकल नंबर 21 एक ऐड किया गया आपका मूल अधिकार में, शिक्षा का अधिकार संबंधित 45 इसी तरह DPSP में ऐड किया गया, मूल कर्तव्य में 11वां ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत तीनों को। ये आपका जो हो गया 45, ये क्या है? बच्चों की निःशुल्क सहायता। तो बी का 1 आप एलिमिनेट कर लेगा, सी का 2 हो ही जाएगा। अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। तो इस तरह आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में करते, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को क्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अनुच्छेद जो 48 है वो तो कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधित है, लेकिन 48A जो है वो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। और ये भी जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये ऐड किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। दुधारू गाय और नस्लों की संरक्षण की बात की गई है ना, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 48 से संबंधित है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है तो आर्टिकल 50 है। पूर्व बाल्यकाल की देख रेख शिक्षा आर्टिकल 45 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने युग्म जो है वो सुमेलित हैं। पहला यहाँ पर आर्टिकल संबंधित दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 50 वो संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये प्रोविज़न दिए गए हैं 50 और 51 में जो है एक दूसरे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों के दोनों जो है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक कथन सही है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है कि इस समिति की अनुशंसा पर, यानी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की पहला जो संविधान रहा आपका, मूल संविधान में आपका जो है मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रहा है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो रही है उसमें सदस्य जो थे वो AR अंतुले, ES यासरे, CM स्टीफन थे। तो जब वर्तमान में उस समय जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन रहा है 1976 का, उसके तहत ऐड किया गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो टोटल 11 है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड की संविधान से नहीं है, इसको पूर्व सोवियत संघ यानी रसिया की संविधान से लिया गया है, रूस। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है कि जो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो दूसरा जो कथन है वो अपने आप में सत्य है। तो यहाँ पर सही कथन क्या होगा? केवल 2। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा जो है कथन जो है वो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य है। तो 11 बातें जो दी गई हैं पॉइंट आपके मूल कर्तव्य में, उनमें से इन चारों में से कौन से हैं आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल सही है। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना भी है। संविधान का पालन करना और उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु की अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यही है 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो है चारों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के धारा जो और बाकी जो लिखे गए हैं ये 10 में से हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था संविधान में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आपकी सत्य है आपको बताना है। पहला है कि कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन कौन सा सत्य है? पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जैसे कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्शों का पालन करना है वो एक नैतिक कर्तव्य है। वहीं पर जो अपना संविधान है इसका पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं आपको बताना है। पहला कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 1999 ईस्वी में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों की अस्तित्व की पहचान करती है। तो यह बात भी आपकी
बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्मा समिति का जो उद्देश्य है और प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। बर्मा समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण के कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। दोनों की दोनों जो बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले आपके अनुच्छेद है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी का जो आर्टिकल है आपका कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39A दे रखा है, जो कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना इसमें बताया गया है। तो 42वें संविधान के तहत ये भी आपका ऐड किया गया है। 43A है, जो कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। 48A क्या है? तो इसमें पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं, ये राज्य के कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा आपको बताना है। तो तीनों की तीनों सही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और दूसरा कारण है, और आपको बताना है कौन सा सही होगा। कथन क्या है कि मौलिक जो अधिकार है वो प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है। उसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि जो मौलिक अधिकार है राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और कथन इसका सही स्पष्टीकरण जो है वो कारण दे रखा है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है इनके विपरीत राज्य की जो नीति निदेशक तत्व यानी DPSP है, उनका तो दायरा असीम है, और ये एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है जो कि बृहद स्तर पर कार्य करता है। DPSP में वह सभी आदर्श शामिल होते हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक होती है। दूसरी ओर जो निदेशक सिद्धांत है वो सकारात्मक निर्देश है जो कि कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और जो DPSP है और मौलिक अधिकार के साथ चलते हैं, बशर्ते जो है जो DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं होता है। 39 नंबर है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन से निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो गांधीवादी विचारधारा से ग्राम पंचायतों का गठन है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का जो प्रयास है, आर्टिकल 43 हो गया आपका, 40 हो गया आपका ये, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारी की बात की जा रही है, तो ये आपका जो है समाजवादी सिद्धांत में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है? 39 है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात की गई है, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन की, तो ये गांधीवादी सिद्धांत की बात करेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है? आर्टिकल 40, 43 और 43V। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। अंतिम प्रश्न है GS का कि भारतीय संविधान में जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 प्रभावित करता है वो किसको किसको प्रभावित करता है? तो मौलिक अधिकार, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य रहा, और नीति निदेशक तत्वों को भी। मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल रहा 21A को ऐड किया गया, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, और राज्य के नीति निदेशक तत्व इसमें जो संबंधित है वो आर्टिकल नंबर 45 है, शिक्षा संबंधित, और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया बच्चों के लिए जो है ना। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था, तो ये भी 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो सभी की सभी जो बातें हैं सही हैं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। इसी तरह आपके GS के कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो अब जो है हिंदी के जो 20 प्रश्न है विलोम पर आधारित है, 41 से लेकर के 60 तक। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गड्ढमड शब्द का सही विलोम होगा? गड्ढमड यानी कि अव्यवस्थित रूप से है, तो इसका विलोम क्या होगा? सिलसिलेवार व्यवस्थित रूप से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। गड़बड़ दिया है तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ का विलोम सही हो जाएगा। गंधारक दिया है तो गंधारक और गंधदायक हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा गंधदायक, और गंधदायक यानी एक दूसरे के विलोम ही है। आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित तो नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है? पहला दिया है गंभीर, तो गंभीर का विलोम यहाँ पर सहज बताया गया जो कि सही है। गंवई है ना, कोई गंवा वाला है तो गंवई, शहरी है शहरी व्यक्ति, तो ये भी आपका सही है।
गवाना, तो एक तो गंवाना हो गया और दूसरा होता है खोना। तो खोना और गंवाना लगभग क्या आपका दिख रहा है, समानार्थी ही है ना। तो गंवाना का क्या हो जाना चाहिए, विलोम पाना होना चाहिए था। तो गंवाना और खोना क्या समानार्थी हैं, इसका विलोम हो जाएगा पाना। तो यहाँ पर आपका सी जो है वो गलत है। गंवार यानी गांव वाला या शहरी कह देंगे, या गंवार का आप विलोम जो है होशियार भी हो सकता है। तो यहाँ शहरी है तो शहरी भी होगा विलोम, ठीक है, और गंवई का भी शहरी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है, ये सुमेलित नहीं है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने शब्द गणतंत्र के विलोम हैं। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र लोकतंत्र प्रजातंत्र हो, यानी लोगों का तंत्र हो, जनतंत्र हो, तो ये सभी क्या है, समानार्थी ही होंगे। यहाँ पर जो राजतंत्र है और गणतंत्र एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा केवल और केवल एक ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। बाकी गणतंत्र की समानार्थी लोकतंत्र प्रजातंत्र जनतंत्र। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। गणनीय दिया है, तो गणनीय का विलोम नगण्य बताया गया, जो कि गलत होगा। गणनीय का विलोम क्या होता है, गणनीय का अगणनीय हो सकता है, क्या है, अगणनीय होगा, या गणनीय है तो अगणित भी हो सकता है, गणित अगणित है ना, अगणित दिया होता ये भी सही होता। यहाँ पर नगण्य दिया है, नगण्य और गण्य एक दूसरे के क्या है, विलोम है, तो गण्य का नगण्य होगा। तो यही आपका युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। गतिरोधी का निर्विरोध होगा, गत का विलोम आगत है और गदर का विलोम शांति है। अगला प्रश्न नंबर है 45 दोस्त, गतिमान का सबसे सटीक विलोम शब्द, मोस्ट अप्रोप्रिएट, गतिमान का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या होगा। गतिमान, तो गतिमान का सबसे सटीक जो विलोम होगा वह हो जाएगा स्थिर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। बाकी यहाँ पर अगति दिया है, अगति हो गया, विराम हो गया, अवरोध हो गया, ये जो आपके तीनों हैं ये आप इनके विलोम कह सकते हैं कि ये गति के विलोम आप कर सकते हैं। तो गतिमान का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वह स्थिर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द घनेरा शब्द का विलोम है। घनेरा, तो घनेरा का विलोम क्या हो जाएगा, यानी गंड का नगंड होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। घटाव है, तो घटाव का विलोम जोड़ होता है, क्या होगा दोस्तों, जोड़ हो जाएगा। घटित अघटित, ठीक है, तो घटित और अघटित क्या है, विलोम है एक दूसरे के, तो घटित का अघटित होगा। दूरस्थ, दूरस्थ, दूर दूर, दूरस्थ, घनिष्ठ हो जाएगा, पास पास, घनिष्ठ। ठीक है, तो घनिष्ठ दूरस्थ। घटित अघटित विलोम हो जाएगा, घटाव का जोड़ है। घनेरा या गंड्य पूछा जाए तो इसका नगण्य होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है, आपको बताना कौन सा सुमेलित है। घंटा, तो घंटा का यहाँ पर पल दिया हुआ है, तो घंटा यानी कि आपका जो 1 घंटा 2 घंटा वाला है पल है, पलक झपकते, तो ये घंटा का पल हो गया विलोम। घमंडी है, कोई विनयी है, तो ये भी आपका सही है। विशिष्ट दिया है, तो विशिष्ट जानते हो ये सामान्य का विलोम है, सामान्य का विलोम है। और घमासान है, तो घमासान स्थिति है या सामान्य स्थिति है, तो इसका विलोम सामान्य होगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा है ये आपका क्या है, युग्म, ये नहीं है सुमेलित आपका। घाटी है, तो घाटी का पर्वत है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है पहला, दूसरा और चौथा, तो 1 2 और 4 राइट आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 48 है दोस्त, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विलोम है बेसिकली, तो आपको मिलाना है और यहाँ पर सही कूट का आंसर बताना है। पहला यहाँ पर दिया है घायल, तो घायल का क्या हो सकता है, विनय तो होगा नहीं, विनाश है, रक्षक है, दुरुस्त आदमी, घायल दुरुस्त, ये हो गया विलोम आपका। घमंड है, कोई घमंड नहीं, घमंडी विनयी, तो घमंड विनय हो गया आपका। विनाश, तो विनाश का जानते हो आप क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। अब घातक के आपके ऑप्शन रक्षक दिए हैं, प्रतिघात दिया है, तो घात का तो प्रतिघात होता है, तो घात प्रतिघात होता है और घातक का रक्षक होगा। तो इस तरह आप मिला लो यहाँ पर, यानी कि घायल का दुरुस्त हो गया 4 हो गया आपका, घमंड का विनय हो गया, रचना का विनाश हो गया और डी का यहाँ पर 3 हो गया। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर है 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको कूट का मिलान करना है और कौन सा कूट यहाँ पर सही है आपको बताना है। विलोम युग्म की दृष्टि से रंगीन है,
रंगीन का विलोम क्या होगा? बिना रंग के, यानी रंगहीन होगा, तो पहला सही है। निवृत्त, निवृत्त, तो निवृत्त का विलोम क्या होगा? रत होगा या विरत? तो निवृत्त पूछा जाए या विरत पूछा जाए, इसका विलोम होता है रत, तो ये आपका है गलत। ठीक है। गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो ये भी आपकी क्या है? समानार्थी ही है। तो गणतंत्र या प्रजातंत्र, सिंपल सी बात, इसका विलोम होगा राजतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र होता है इसका, तो ये भी आपका क्या है? गलत दिया है। रिक्त है तो पूर्ण करो उसको, तो रिक्त और पूर्ण ये क्या है? सही विलोम दिए हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 ही सही है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है दोस्त। अगला प्रश्न नंबर है 50। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लौह, लौह का विलोम होगा? तो लोहा, सोना, लकड़ी, काष्ठ, तो ये सभी हो सकते हैं विलोम। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ई राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 51 है दोस्त। निम्नलिखित में से कितने शब्द जो है कृषकाय के विलोम शब्द होंगे? कृषकाय के विलोम, कृषकाय, तो कृष मतलब बिल्कुल दुबला पतला टाइप में, तो कृषकाय छोटा, बिल्कुल सही। तो कृषकाय का हो जाएगा विशालकाय। लघुकाय, ये तो समानार्थी ही हो जाएंगे इसके। सूक्ष्मकाय, ये भी आपकी समानार्थी ही है। तो इसका जो विलोम है कृषकाय का विशालकाय, केवल और केवल एक होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सही जवाब। 52 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? विश्वास कर रहे हो किसी पर तो संदेह कर सकते हो, तो ये उल्टा हो गया, विलोम है आपका। शासक, शासक का विलोम क्या हो जाएगा? शासक यानी जो शासन कर रहा हो तो शासक हो जाएगा, जिस पर किया जा रहा शासित, तो ये भी आपका क्या है? सही है। लोभी, लोभी और संतोषी, ये भी तो आपके विलोम है। विरह का यहाँ पर विक्षोह बताया गया है, तो विक्षोह और विरह या जुदाई, जुदाई भी पूछ लिया जाए, विक्षोह पूछा जाए या विरह पूछा जाए, जुदाई पूछा जाए, बिछुड़न पूछा जाए, तो इनका विलोम बनता है मिलन। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए डी आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? सूचि का विलोम असूचि बताया गया, बिल्कुल सही है। शोषण, शोषण करो, पोषित कर दो, ये भी आपका सही है, शोषण का पोषण। समास है, समास का होता है व्यास, समास का क्या होता है दोस्त? व्यास। और आरो यार 11 फरवरी को पूछा हुआ था समास का, है ना, विलोम शब्द, तो मिलाने करने को था ही। तो समास का व्यास हो गया, और संधि दिया है, तो संधि या समास ये समानार्थी ही होते हैं, संधि का आप विग्रह कर दो। संपद, संपद का विपद होगा, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है सुमेलित? ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है संगत, संगत का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी बड़ा आसान है आपका, संगत का हो जाएगा असंगत, ऑप्शन डी राइट आंसर है। संगठित असंगठित है, तार्किक अतार्किक है, संगत सुसंगत, तो सुसंगत का जो है कह सकते हैं कि अतार्किक भी हो सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है आपका 55। अगला है कि जो विलोम शब्द दिए गए हैं ये कितने हैं जो कि सुमेलित हैं, आपको बताना है। जैसे कि निर्णय का बताया गया यहाँ पर, निर्णय, तो निर्णय यहाँ पर दिया हुआ है विवाद निर्विवाद, तो विवाद पूछा जाए तो इसका विलोम क्या होता है? निर्विवाद होगा। तो विवाद या निर्विवाद, और निर्णय का भी क्या हो जाएगा? विलोम विवाद होगा, और विवाद का निर्विवाद, तो निर्णय और निर्विवाद क्या है? समानार्थी ही है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। स्थावर का जंगम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया, तो ये भी आपका सही है। संश्लिष्ट है तो विश्लिष्ट होगा, ये भी आपका सही है। अतिवृष्टि है दोस्त, तो अतिवृष्टि का यहाँ पर बताया गया है आवृष्टि, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो अतिवृष्टि दिया है तो इसका विलोम जो होता है अनावृष्टि, और आवृष्टि दिया है तो इसका विलोम होता है अनावृष्टि। तो यहाँ पर दूसरा सही है आपका और तीसरा सही है, तो यानी दो ऑप्शन आपकी सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है कि एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? विशिष्ट यानी विशेष है, तो साधारण होगा, बिल्कुल सही है। विस्तार है ना, विस्तार में कहना कि संक्षिप्त में कहना, तो ये भी आपका सही है। श्वेत, श्वेत है, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो श्वेत का यहाँ पर होना चाहिए श्याम, तो ये गलत है आपका। सदाशय का दुराशय, सदाशय का होता है विलोम दुराशय, तो ये आपका सही है।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है युग्म? ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। धवल दिया है तो धवल का भी क्या है? समानार्थी आप कह सकते हैं श्वेत के। कृष्ण या श्याम ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है धवल का विलोम। आगे बढ़ते 57 नंबर है, कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है यहाँ पर? जैसे दिया है संत, तो संत का विलोम क्या होगा? संत और साधु क्या है? समानार्थी ही दिख रहे हैं, तो संत का होता है विलोम असंत। ठीक है, क्या होता है? असंत होता है विलोम। और साधु दिया है तो साधु का असाधु होगा विलोम, असाधु हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला आपका है क्या है? गलत है, सुमेलित नहीं है। समाज, समाज कई व्यक्तियों को, तो एक व्यक्ति हो गया, तो ये आपका सही है विलोम। ससीम का असीम है, संकीर्ण का उदार है। तो यहां पर आपका कौन सा सही जवाब बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब, ये सुमेलित नहीं। 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अक्षर शब्द का सटीक सबसे सटीक विलोम? अक्षर, तो क्षर अक्षर है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई सही जवाब है। तो क्षर का अक्षर हो गया। निरक्षर और साक्षर, तो साक्षर पढ़ा लिखा, निरक्षर इन बिना पढ़ा लिखा, तो साक्षर और निरक्षर एक दूसरे के क्या है? ये विलोम है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है आपका 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है? सुगम का यहाँ पर दुर्गम बताया गया है, तो सुगम का विलोम जो है, सुगम का होता है दुर्गम, तो ये आपका जो है गलत है। अगम का दुर्गम बताया गया है, तो अगम का विलोम सुगम हो सकता है। तो अगम का सुगम या दुर्गम का सुगम, तो यहाँ पर अगम और दुर्गम दिया है जो कि समानार्थी बन जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका गलत। कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षुद्र है तो महान होगा, बिल्कुल सही है। क्षम अक्षम होगा, सुभग होगा तो दुर्भग है, तो ये सभी सही है विलोम की दृष्टि से। अंतिम प्रश्न नंबर 60 है, लौकिक का विलोम क्या होगा? तो लौकिक का सही विलोम यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो लौकिक पूछा जाए। ठीक है, लौकिक, तो लौकिक का अगर पूछा जाता है तो लौकिक का होता है अलौकिक। ठीक है, अलौकिक होगा। इसके अलावा अगर अलौकिक नहीं दिया आपके ऑप्शन में, तो अगर पारलौकिक दिया है तो पारलौकिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो पारलौकिक भी आपके ऑप्शन में दिया है, तो अलौकिक भी हो गया, पारलौकिक भी हो गया। यह लौकिक इस लोक का, पारलौकिक दूसरे लोक का, तो ये एक दूसरे के भी समानार्थी मतलब कि विलोम है आपके। तो इलौकिक का पूछा जाए तो पारलौकिक होगा। ठीक है, तो इलौकिक का विलोम पारलौकिक हो जाएगा, या लौकिक का पारलौकिक होगा। अलौकिक का विलोम इलौकिक भी हो सकता है ना, तो इसका विलोम ये भी हो सकता है। और लौकिक का विलोम अलौकिक हो सकता है, पारलौकिक हो सकता है। इलौकिक का विलोम जो है अलौकिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन जो बन रहे हैं, अलौकिक हो गया और अलौकिक यानी लौकिक परलौकिक, तो एक और दो आपकी सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह 60 प्रश्नों का जो श्रृंखला रही वो कंप्लीट होती है। इसी तरह आपको 9:30 बजे जो है आपको डेली जो है एक टेस्ट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।